नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे इकाई एक वास्तविक संख्या है, जिसमें आज हम प्रमेय 1.2 करेंगे, जो कहता है मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। p कैसी संख्या है? p हमारा एक अभाज्य संख्या है। p यहाँ पे हमारा एक अभाज्य संख्या दी गई है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इसी चीज को हमें यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है। तो p हमने अभाज्य संख्या यहाँ पे दी हुई है, तो हम मान लेते हैं p बराबर सब। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम इसे न्यूमेरिकली देख लेते हैं कि ये न्यूमेरिकली सही है कि नहीं। जब ये न्यूमेरिकली हम इसको प्रूफ कर लेंगे तो इसको हम बस भाषा के रूप में इसको शब्द दे देंगे और इसका हमारा प्रूफ पूरा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो p हम मानते हैं, p हमने क्या ले लिया? p हमने 3 ले लिया, और 3 हमारा कैसी संख्या है? 3 हमारी एक अभाज्य संख्या है, हमें पता है। तो p हमने 3 ले लिया है, और a को हमने धनात्मक पूर्णांक माना है, तो a बराबर हम यहाँ पे 6 ले लेते हैं। बोला गया है कि यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, यानी a स्क्वायर यहाँ कितना आ जाएगा? हमारा 6 का स्क्वायर, यानी कि 36 आ जाएगा। यानी कि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, यानी कि 36/3 कितना आ जाएगा? हमारा 12 आ जा रहा है, जो कि इसको विभाजित कर रही है। अगर p a स्क्वायर को विभाजित करेगी तो प्रूफ हमें ये प्रूफ करना है कि p हमारा a को भी विभाजित करेगी, और ये कितना है? हमारा 6 है, और p हमारा 3 है, यानी 2, जो कि हमारी इसकी विभाजित कर रही है। दिया गया कि अगर p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p हमें p a को भी विभाजित करेगी। बस यही इतना सा प्रूफ है हमें जो कि करना है। तो इसको इस प्रूफ को करने के लिए जो भी हमने p बराबर कितना लिया? 3 लिया, और a बराबर कितना लिया? 6 लिया। इन्हीं दोनों को एग्जाम्पल से हम इसे न्यूमेरिकली पहले प्रूफ करेंगे, फिर इसे एक रूप दे देंगे भाषा का। तो न्यूमेरिकली हम इसको इस तरह से प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हमने पिछले क्लासेस में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ चुके हैं। हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसे हिंदी में अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय भी कहा जाता है। हमने ये थ्योरम पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इसी का यूज करके हम इसे प्रूव करेंगे। तो इसमें इसके मेन 2 स्टेप्स बोली गई हैं, जो कि पहली स्टेप ये बोलती है कि कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी जो हमारी धनात्मक पूर्णांक है, और यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक हमने क्या लिया था? a माना है। ये धनात्मक पूर्णांक हमने क्या माना है? a माना है। तो कह रहे कोई भी धनात्मक पूर्णांक को उसके अभाज्य गुणनखंड, कोई भी धनात्मक पूर्णांक को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, यानी a हमने कितना लिया था? 6 लिया था। यानी कह रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के हिसाब से कि कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक है उसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। यानी जो 6 है, इसके फैक्टर्स क्या क्या आएंगे? इसके गुणनखंड क्या आएंगे? 2 गुणे 3, 2 3 6। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारा इसका पहला स्टेप बोलता है। स्टेप है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट वो ये बोलता है कि ये जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आते हैं वो हमारे विशिष्ट होते हैं, यानी कि वो हमारे यूनिक होते हैं। वो हमारे कैसे होते हैं? यूनिक गुणनखंड होते हैं। जाहिर सी बात है कि 2 के गुणनखंड 2 और 3 ही आएंगे। 2 3 6 और तो कोई हो नहीं सकता है। 5 नहीं हो सकता, हमारा 4 नहीं हो सकता। तो जो 6 का गुणनखंड आएगा कितना आ रहा? 2 और 3। ये कैसे होंगे? ये हमारे यूनिक होंगे, यानी कि विशिष्ट होंगे। तो यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के ये 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स को ही यूज करके हम इसे प्रूव करेंगे। हम इसे क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। तो इसको हम इस तरह अभाज्य गुणनखंड कितने आ रहे हैं? 2 गुणे
3 आ रहा है, यानी 6 का फैक्टर 2 और हमारा 3 आ रहा है। और 6 और हमारा जो 36 है, 36 का कैसे होगा, 36 को हम 6×36 लिख सकते हैं, यानी कि 6×6, यानी 6 यानी कि 2×3 है, तो इसके गुणनखंड क्या है, 2×3, और इस 6 का भी यही होगा 2×3, यानी 36 के गुणनखंड कितने आ गए, 2×3, 2×3, यानी कि 36, यानी 2 हमारे 2 बार है, यानी कि 2 का स्क्वायर गुणे हमारा 3 का स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि जो 6 का गुणनखंड आया वो कितना आ रहा है, 2×3, तो 36 का, यानी जब हमने इसका स्क्वायर किया, तो इसका जो गुणनखंड आ रहा है वो इसी का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि इसी का स्क्वायर हो गया हमारा यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि हमें अगर ये जो 2 है, ये 2 उसमें दिया गया है कि अगर a² बटा p, यानी p a² को अगर विभाजित करता है, यानी कि 36/3 है, 12 आ रहा है, तो p a को भी विभाजित करेगा, यानी कि 6/3, यानी कि हमारा 2 होगा। आप यहाँ देख सकते हैं चूंकि 6 के फैक्टर कितने आ रहे थे, 2×3, यानी कि ये जो 3 है ये इसको भी विभाजित करेगा, तो ये जो 3 है वो इसको भी विभाजित करेगा। सॉरी, ये उल्टा हो गया कि अगर, यानी कि जो 6 आ रहा है, 6 के हमारे जो गुणनखंड कितने आ रहे हैं, 2×3, और 36 का गुणनखंड कितना आ रहा है, 2² आ रहा है। यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है कि अगर 3 36 को भी विभाजित करता है तो 3 हमारा 6 को भी विभाजित करेगा। यहाँ पे ये जो 3 है 36 को विभाजित कर रहा है, ये इसलिए इसको विभाजित कर रहा है क्योंकि ये इसका एक गुणनखंड है, और कोई भी जो गुणनखंड होता है वो अपनी, जिसका गुणनखंड होता है वो उसको विभाजित करता है। तो उसी तरह से ये 3 6 को भी विभाजित करेगा, बस हमें ये प्रूफ करना है, और जो कि यहाँ पे न्यूमेरिकली प्रूफ हो चुका है। और अब हमें इसे शब्दों में लिखना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। ध्यान दीजिए, हम इसमें मानते हैं a एक धनात्मक पूर्णांक है। हमने क्या मान लिया कि a एक धनात्मक पूर्णांक है। हमने a को धनात्मक पूर्णांक माना था, तो वहां पे हमने a कितना लिया था, 6 लिया था। तो जैसे 6 के फैक्टर्स कितने आए थे, 2×3 आए थे, तो उसी तरह से a के जो फैक्टर्स आएंगे, गुणनखंड कितने आ रहे हैं, मान लो p1, p2, pn, ऐसे इसके फैक्टर्स आ रहे हैं। और जो यहाँ पे हमारे ये p1, p2, ये pn है, ये सभी क्या होंगे, ये सभी हमारे अभाज्य संख्याएं हैं। ये कैसी संख्याएं होंगी, ये हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी, क्योंकि जहां पे जैसे ये सारी हमारी अभाज्य संख्याएं थी, वैसे ये सारी हमारी क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अब इसका a² कितना था, इसका जब हमने स्क्वायर किया था तो कितना था, 36 का कितना था, 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर। उस तरह इसका भी स्क्वायर, यानी कि इसको 2 बार हमने लिखना होगा, यानी p1 गुणे p2, और ये हमारा pn तक एक, फिर गुणे, फिर p1 गुणे p2, और ये हमारा pn हो गया। तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 बार आ जाएगा, यानी p1² गुणे p2², और ये हमारा pn², यानी a² हमारा इसके बराबर हो गया है। अब हमारा दिया क्या क्या है, दिया गया है कि p² को विभाजित करता है। p किसको विभाजित करता है, a² को, p² को विभाजित करता है ना, p² को विभाजित करता है, ऐसा दिया गया है, यानी कि 36/3 ये इसको विभाजित कर रहा है। तो अगर ये इसको विभाजित कर रहा है तो 3 इसका एक फैक्टर होगा, 3 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो इसका मतलब, तो जो p होगा, p² का एक अभाज्य गुणनखंड होगा, p² का एक क्या होगा, एक अभाज्य गुणनखंड होगा। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर 3, यहाँ पे जो हमने 3 क्या लिया था, p लिया था, यानी p² को विभाजित कर रहा है, तो p इसका एक फैक्टर हो गया, यानी अभाज्य गुणनखंड। उसी तरह से अगर ये जो p दिया गया कि p² को विभाजित करता है, तो हमारा p² का एक अभाज्य गुणनखंड होगा, 3 था।
और a स्क्वायर यानी कि 36, तो ये इसको विभाजित कर रहा है, ये हमारा दिया हुआ है। तो p a स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड होगा। गणित की आधारभूत प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का अगर हम यूज करते हैं, वो भी उसके सेकंड वाले पार्ट का, तो उसके अगर हम विशिष्ट गुण का इस्तेमाल करते हैं, उसके हम विशिष्ट गुण को ध्यान में रखते हैं, विशिष्ट गुण को ध्यान में रखते हैं तो a स्क्वायर के गुणनखंड क्या होंगे हमारे? a स्क्वायर के गुणनखंड हमारे हो जाएंगे p1 p2 p3 और ऐसे करके हमारा pn। ये हमारा अगर हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं, वो भी उसके विशिष्ट गुण को ध्यान में रखते हैं, तो जो हमारे a स्क्वायर हैं उनके गुणनखंड क्या आएंगे हमारे? p1 p2 p3 pn, यही तो आएंगे। क्योंकि जिस तरह से हमारा a का गुणनखंड p1 p2 pn है, जब इसका स्क्वायर हमने किया तो इसका p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर और pn स्क्वायर, इस तरह का स्क्वायर आएगा हमारा, सॉरी। तो a स्क्वायर के जो गुणनखंड आएंगे वो क्या आएंगे हमारे? p1 p2 pn, यही तो आएंगे। क्योंकि इसका स्क्वायर, अब जैसे यहाँ पे 36 का कितना आ रहा था हमारा? 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर, यानी 2 इसको भी विभाजित करेगा, 3 इसको भी विभाजित करेगा। तो इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड, ये दोनों इसको विभाजित कर रहे हैं, इसके फैक्टर्स इसके गुणनखंड इसको विभाजित कर रहे हैं। तो उसी तरह a स्क्वायर के भी जो गुणनखंड क्या क्या आएंगे? p1 p2 p3 और pn, और इन्हीं p1 p2 p3 pn में ही कहीं हमारा p भी छिपा होगा, जो इस a स्क्वायर का गुणनखंड होगा, जो इस a स्क्वायर का हमारा क्या होगा? गुणनखंड होगा। तो इसका मतलब है कि जो p है, p हमारा इन्हीं p1 p2 और pn में ही होगा, p1 p2 में ही कोई होगा और तो कहीं नहीं होगा। जो हमारा p होगा इन्हीं p1 p2 pn में ही होगा। तो फिर a हमारा कितना दिया गया था? हमारा a p1 p2 और pn था। तो जाहिर सी बात है, अगर p इन्हीं में से कोई होगा तो p भी हमारा a को विभाजित करेगा। तो इसका मतलब है, तो p a को विभाजित करेगा, तो p a को क्या करेगा? विभाजित करेगा। इस तरह से इसका ये प्रूफ हमारा हो जाता है, जो बहुत ही सिंपल था। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।